दोस्तों 2005 में कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना के बारे में जब लोगों ने सुना तो औरतों की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा हो गया था। जो औरतें रात को कैब से कंपनी में जॉब करने के लिए जाया करती थी, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लग गया था। आज की कहानी कुछ इसी के ऊपर है। यहाँ पर प्रतिभा मूर्ति की हत्या के केस के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रतिभा मूर्ति जिसकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी एक कैब ड्राइवर के द्वारा। दोस्तों प्रतिभा जो कि 28 साल की हैं और उनकी माँ है, पिता की मौत हो चुकी है, तो प्रतिभा अकेली हैं अपनी माँ की। प्रतिभा जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती हैं, ग्लोबल सॉफ्ट के BPO में काम किया करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है ये। और यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज़ 2 में था। जो एक कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज़ 2 में एक कंपनी स्थित थी। जो प्रतिभा है उनके पति भी हैं, पति का नाम है पवन सेठी और इन दोनों ने लव मैरिज की है और बड़े ही प्यार से दोनों एक साथ रहते हैं। जो पवन सेठी हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करते हैं, LT सोर्स फाइनेंस के BPO में काम करते हैं। दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी है यह भी, जो कि कोरामंगला में स्थित है। दोनों पति पत्नी हैं, अपनी अपनी ड्यूटी पर जाया करते हैं। और जो प्रतिभा है वह रात को ड्यूटी 2 बजे से उसकी शुरू होती है, यानी कि नाइट शिफ्ट है, और कंपनी की कैब उसको लेने के लिए उसके घर पर ही आया करती है। जो माँ है उसकी, वह बहुत खुश है कि उसकी बेटी कमा रही है। माँ अपने घर पर अकेली रहा करती। और दोस्तों ससुराल जो प्रतिभा का है वह साउथ बेंगलोर के कुमार स्वामी लेआउट में पड़ता है। प्रतिभा कभी मायके कभी ससुराल दोनों जगह पर रहा करती थी, कभी अपनी माँ के पास कभी अपने ससुराल में आ जाया करती। प्रतिभा 13 दिसंबर की रात अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ मैं ड्यूटी के लिए निकलने वाली हूँ। रात को 2 बजे वह फ़ोन करती है। यह उसका रोज़ का था। जब वह ड्यूटी पर जाया करती तो माँ को फ़ोन किया करती और जब वह कंपनी पहुँच जाया करती तो माँ को एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया करती कि माँ मैं कंपनी पहुँच गई हूँ। अब रात को 2 बजे से पहले वह माँ के पास फ़ोन करती है कि माँ मैं तैयार हो रही हूँ, ड्यूटी पर जाने वाली हूँ। कुमार स्वामी लेआउट में उस समय वह थी और वहीं पर उसको कैब लेने के लिए आने वाली थी। कुमार स्वामी लेआउट यानी कि उसका ससुराल। अब रास्ता अपने घर से कंपनी के बीच का 30 मिनट का था कुल। तो दोस्तों प्रतिभा रोज़ ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी माँ के पास मैसेज किया करती थी, लेकिन आज उसने अपनी माँ के पास मैसेज नहीं किया था। और उसकी जो माँ थी वह थक हार कर सो गई थी। सोचा था कि शायद भूल गई हो। और जब सुबह होती है तो सुबह उसकी माँ देखती है कि अभी भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। तो माँ को बड़ी चिंता होती है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। प्रतिभा हमेशा अपनी माँ के पास टेक्स्ट मैसेज ज़रूर किया करती थी दोस्तों, लेकिन आज मैसेज नहीं आया तो सुबह सुबह माँ परेशान हो जाती है। और माँ ने अब प्रतिभा के पति के पास फ़ोन किया और उससे पूछा कि बेटा प्रतिभा तुम्हारे पास आई है क्या। लेकिन प्रतिभा का पति पवन सेठी कहता है नहीं वह तो कंपनी गई है। तो माँ अपनी बेटी के फ़ोन पर पहले भी फ़ोन कर चुकी थी जो कि स्विच ऑफ बोल रहा था, और दोबारा भी फ़ोन करती है, लेकिन फ़िलहाल भी जो प्रतिभा का फ़ोन है वह स्विच ऑफ बोल रहा था। माँ बड़ी हैरान बड़ी परेशान और अपने दामाद से कहती है बेटा प्रतिभा का मैसेज नहीं आया मेरे पास और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। तो जो दामाद होता है पवन सेठी वह भी प्रतिभा के फ़ोन पर फ़ोन किया करता, लेकिन फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था, यानी कि स्विच ऑफ था, उठा नहीं रहा था, स्विच ऑफ था। अब दोनों परेशान हो जाते हैं। माँ तुरंत पुलिस थाने में पहुंचती है और पुलिस के सामने सारी बात बयां करती है। पुलिस मामले की गंभीरता को लेकर तुरंत एक्शन लेती है और उस माँ के साथ उस कंपनी में पहुंच जाती है जहां पर उसकी बेटी काम किया करती थी। कंपनी में जाने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो वहां से पता लगता है कि प्रतिभा तो कल ड्यूटी पर आई ही नहीं। और यह पहला ऐसा मौका था जब प्रतिभा ने कोई एप्लीकेशन छुट्टी की नहीं दी और कंपनी में नहीं आई। तो पहले तो वह जब छुट्टी लिया करती थी तो एप्लीकेशन दे दिया करती थी, लेकिन आज उसने ना एप्लीकेशन दी और ना ही वह कंपनी में जॉब पर आई थी। तो पुलिस यहाँ पर पूछताछ करने लगती है और पुलिस पूछती है कि उसको लेने के लिए कौन जाता है, जबकि उसको कोई कैब ड्राइवर लेने के लिए गया था। तो उसको लेने के लिए जो जाता है उसका नाम होता है विशाल। विशाल बताता है कि मैं तो कल उसको लेने के लिए गया तो था, लेकिन मुझसे पहले ही वह किसी और कैब ड्राइवर के साथ निकल चुकी थी। पर दोस्तों रात को जो प्रतिभा थी उससे पहले निकल चुकी थी जिस कैब में वह रोज़ जाया करती थी। तो पुलिस के सामने डाउट खड़ा होता है, वह कैब ड्राइवर के ऊपर शक करने लगती है
कि हो ना हो कोई कैब ड्राइवर ही उसको ले गया है और उसके साथ कुछ किया है। अब जो पुलिस होती है, जो छुट्टी पर कैब ड्राइवर चल रहे थे, उस दिन छुट्टी पर थे, उनकी लिस्ट मांगती है कंपनी से, तो पुलिस को लिस्ट मिल जाती है। इतने में ही लोग सड़कों पर आ जाते हैं। न्यूज़पेपर में निकल चुका था कि एक लड़की जो कि गायब है, घर से कैब में बैठी थी और उसके बाद वह कहीं गायब है। तो जो महिलाएं होती हैं वे विरोध कर देती हैं कि महिलाओं की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान यहाँ पर लगता है और कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं इन कंपनियों में। अब दोस्तों, गंभीरता को देखते हुए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक की जो डिमांड थी वह क्राइम ब्रांच को इस केस को देने की थी। क्राइम ब्रांच अपनी पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर करती है। और फिर दोस्तों, आखिरी जो कॉल गया था प्रतिभा के फ़ोन पर, वह कॉल गया था शिव कुमार, जो कि कैब ड्राइवर है, लेकिन वह छुट्टी पर था। अब पुलिस समझ जाती है कि कैब ड्राइवर जो शिव कुमार है ये ज़रूर कहीं ना कहीं भाग गया होगा, तो उसके गांव का पता निकाला जाता है और उसके गांव में पुलिस ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन गांव में वह नहीं था। उसके बाद पुलिस वापस आ जाती है। पुलिस को शक था कि यही कुछ ना कुछ कांड करके यहाँ से भागा है। उसके बाद पुलिस सोचती है कि इसके आस पड़ोस में जो यहाँ पर रूम लेकर रहता है, आस पड़ोसियों से कुछ पूछा जाए तो हो सकता है कोई क्लू मिल जाएगा। तो पुलिस वहाँ पर रह रहे उस कैब ड्राइवर के एड्रेस पर पहुँचती है। तो कैब ड्राइवर, जिसका नाम शिव कुमार होता है, वह आराम से बैठा हुआ अपने कमरे में टीवी देख रहा था, प्रतिभा के गायब होने की खबर देख रहा था। दोस्तों, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वह बिल्कुल भी चकित नहीं होता है और पुलिस उससे कहती है कि हमें तुम्हारे ऊपर शक है, तुमने प्रतिभा को कहीं गायब किया है। लेकिन कैब ड्राइवर शिव कुमार कहता है कि साहब, अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं यहाँ से भाग जाता। मैं अपने घर पर ही हूँ और वह बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे पता नहीं उसको कौन ले गया, कहाँ पर वह गई। लेकिन दोस्तों, पुलिस उसको उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है, सब तरह से पीट करके भी, उस मार छेड़ कर की, मतलब जो भी पुलिस के तौर तरीके होते हैं, पर यह नकार नहीं रहा था। लेकिन पुलिस को उसके ऊपर शक था। आखिरी कॉल उसी का गया था, लेकिन वह कह रहा था कि नहीं साहब, मैंने तो वैसे ही हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। अब पुलिस हार चुकी थी और पुलिस सोचने लगी थी कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत ट्रैक पर जा रहे हों, लेकिन उससे आखिरी पूछताछ होने वाली थी। 3 पुलिस वाले तैयार होते हैं आखिरी पूछताछ करने के लिए और वे अलग तरीके से पूछताछ करते हैं। वह उसके सामने बैठ जाते हैं, शिव कुमार के सामने, और उससे प्यार से कहते हैं कि देख भाई, हमें पता तो लग चुका है कि तूने ही कांड किया है। अगर तुम अपने मुंह से सारी सच्चाई बता देते हो तो तुम्हें बहुत कम सज़ा मिलेगी, तुम्हारे ऊपर हम धाराएँ कम लगाएंगे। अगर तुमने नहीं बताया कुछ भी तो धाराएं पूरी लगा दी जाएंगी और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह आखिरी तरीका था पुलिस का पूछताछ करने का। अब शिव कुमार का दिमाग कुछ घूम जाता है, उसको लगता है कि बात ये सही कह रहे हैं, तो शिव कुमार यहाँ पर अब पूरे राज खोल देता है सज़ा कम होने के लिए। जैसे कि पुलिस वालों ने कहा था कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। अब शिव कुमार बताता है कि मैंने ही उसको कैब में पिक किया है। उसके बाद दोस्तों, सुबह 16 दिसंबर की सुबह वह पुलिस को अपने साथ कनकपुरा ले जाता है। कनकपुरा के एक गंदे नाले में, जो कि सुनसान जगह पर था, वहाँ पर गाड़ी को रुकवाता है और नाले की तरफ इशारा करता है। उस नाले के अंदर एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। पुलिस उस शव को निकालती है और अंदाज़ा यही लगाती है कि यही वह लड़की है, यानी कि यही प्रतिभा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसकी माँ को बुलाया जाता है शिनाख्त के लिए, पति को बुलाया जाता है। तो माँ अपने भाई के साथ वहाँ पर शिनाख्त के लिए पहुँचती है, उसका पति भी पहुँचता है और वह शिनाख्त कर लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि यह तो हमारी ही बेटी प्रतिभा है। उसके बाद दोस्तों, जो इस केस की कड़ियाँ हैं वह थोड़ी थोड़ी सामने आने लगी थी। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ है और उसकी गर्दन को तोड़ा गया है और उसके ऊपर तकरीबन 23 ऐसे वार थे जो निर्मम तरीके से किए गए थे। गर्दन को इतनी बुरी तरह से दबाया गया था कि उसकी जो गर्दन की हड्डी है वो टूट चुकी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर जब केस का पता लगता है कि कैब ड्राइवर ने महिला के साथ ऐसा कर दिया तो उन्होंने कंपनी जाना बंद कर दिया। लेकिन कंपनी वालों ने भी अब कैब ड्राइवर के साथ एक एक सिक्योरिटी गार्ड भेजना शुरू कर दिया था महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अभी बात नहीं बन रही थी। दोस्तों, अब वह जो ड्राइवर है, कैब ड्राइवर था शिव कुमार, वह सारी सच्चाई पुलिस को बताता है, क्योंकि पुलिस वाले पूछ रहे थे कि पूरी डिटेल में हमको बताओ। तो वह बताता है कि मैं उसको लेने के लिए पहुंचा। तो वह कहती है, भैया आज तुम कैसे आए हो? तो वह बताता है कि आज मेरा ही नंबर है। तो जो प्रतिभा होती है उसकी सीट पर, अगली सीट पर बैठ जाती है उसके साइड में, क्योंकि वह उसको जानती थी, पहले भी वह लेने के लिए आया करता था। अब अगली सीट पर बैठ जाती है और अब रास्ते में थोड़ा सा प्रतिभा की आंख लग जाती है, क्योंकि रात का समय था। अब जैसे ही आंख लग जाती है तो वह गलत रास्ते पर कैब को ले जाता है। प्रतिभा की एकदम से आंखें खुलती हैं, वह कहती भी है कि तुम गलत रास्ते पर कहाँ ले जा रहे हो। तो एकदम से शिव कुमार कहता है कि मैडम, एक और नया
एम्प्लॉय जुड़ा है कंपनी में, उसको लेने भी जाना है, तो वह चुपचाप रहती है और एक गंदे नाले के पास ले जा करके वह अपनी कैब को रोक देता है। प्रतिभा कहती है क्या बात है, तुमने कैब रोक क्यों दी? तो एकदम से वह चाकू प्रतिभा के पेट पर लगा देता है और कहता है कि जैसा मैं बोलूँ ऐसा तुम्हें करना होगा। ये बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ से पुलिस की पीसीआर गुजर रही थी। पीसीआर को देखते ही उसने प्रतिभा के मुंह पर हाथ लगा लिया और चाकू पेट पर लगा लिया और कहा कि अगर तुमने एक भी आवाज़ निकाली तो चाकू तुम्हारे पेट के अंदर होगा। इधर पीसीआर वालों ने भी उस कार की तरफ ध्यान नहीं दिया जो कि सुनसान जगह पर खड़ी थी। वह भी यही सोच रहे थे कि होगी किसी की, और वह वहाँ से ऐसे ही निकल जाते हैं। अगर वह रोका टोकी करते तो वहाँ पर प्रतिभा की जान उस दिन बच जाती। उसके बाद पीसीआर भी निकल जाती है और शिव कुमार ने चाकू की नोक पर उसके साथ बुरी तरह से दुष्कर्म किया होता है दोस्तों। और फिर दुष्कर्म करने के बाद निर्मम तरीके से उसके ऊपर चाकुओं से वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और लाश को नाले में फेंक दिया जाता है और खुद वह घर आ जाता है और वह भागता नहीं है। वह सोचता है कि मैं अगर भाग जाऊंगा तो पुलिस को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। दोस्तों, पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो वह बताता है कि उसकी पत्नी पिछले 20 दिन से झगड़ा करके मायके चली गई है और उसकी हवस जाग जाती है। वह सोचता है कि किसी लड़की के साथ संबंध बनने चाहिए, तो उसकी नज़र में प्रतिभा आती है कि रात को उसी की ड्यूटी है, उसको उठाता हूँ, उसके साथ संबंध बनाकर उसको मार कर फेंक दूंगा। तो इस तरह से उसने प्रतिभा का शिकार यहाँ पर किया था। दोस्तों, 2006 में चार्जशीट पेश की जाती है और 6 अक्टूबर 2010 को कोर्ट ने इस हैवी वहशी दरिंदे को उम्र कैद की सज़ा दे दी थी। 4 मई 2016 को हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा था। तो इस तरह से यह कांड होता है। दोस्तों, रात में जो बहू बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, ड्यूटी पर निकलती हैं, उनको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। अपनी सावधानी अपने हाथ है। कभी भी कोई भी जो अपना कहने वाला है वही कांड करता है हमेशा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला पूरा जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।